हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट क्लास 11 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इनमें हमें यह जानना है कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें किस तरह की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, इनमें कितनी डिफरेंसेस हैं। जैसे सब में भोजन के तरीके में डिफरेंसेस है, क्या सब अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं और सबके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, जैसे प्लांट अलग टाइप के हैं, एनिमल अलग टाइप के हैं, फंजाई अलग टाइप के हैं, बैक्टीरिया अलग टाइप के हैं, सब अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वेरिएशन है, उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें 4 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमें पढ़ना है कि हम कैसे पहचानें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए जितने भी इस अर्थ पे लिविंग है, इतने सारे लिविंग हैं, तो उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे। उनकी स्टडी करने के लिए उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उनको छोटे छोटे ग्रुप में, उनके ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया कि इस ग्रुप में ये ऑर्गेनिज्म आएंगे, इस ग्रुप में ये ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। और एक थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ग्रुप बना दिया गया प्लांट, उनमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और एक ग्रुप है एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। 4 चैप्टर है। ठीक है, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हमें ये जानना है कि लिविंग क्या चीज़ है, हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई दो चीज़ें रखी हैं, उन्हें हम कैसे जानेंगे कि कोई एक चीज़ लिविंग है दूसरी नॉन लिविंग है। इसके लिए हमें उनके कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा। उनमें प्रेजेंट कैरेक्टर्स के आधार पर उनको लिविंग और नॉन लिविंग बताया जाएगा। जैसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। कोई चीज़ अगर ग्रोथ कर रही है तो वो लिविंग है। ठीक है, ग्रोथ। दूसरा है रिप्रोडक्शन। कोई चीज़ अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर पा रही, नहीं कर पा रही, खुद से दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर पा रही या नहीं कर पा रही। अगर कर पा रही तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तीसरा है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। मतलब आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको सेंस करना, उसकी चीज़ों को उसको समझना। ठीक है, जैसे हमें कोई पुकारे, कोई आवाज दे, तो हम उसको वो आवाज हमारे कान तक आ रही, तो हमारे कान क्या सेंस ऑर्गन है, ये हम आवाज को सुन रहे हैं और फिर हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, उसको जवाब देंगे वो क्या कह रहा है। ठीक है, उसको हम जवाब देंगे, तो वो क्या है एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। उसके बाद माउंट अ सुइटेबल रिस्पॉन्स, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, उसका हम जवाब देंगे तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप रेप्लिकेट करना, मतलब एक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना। सेल्फ ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक साथ रहना। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, बात इंटरेक्ट करना, समझते हैं ना। ठीक है, ये सब क्या है, लिविंग के फीचर्स है, लिविंग के कैरेक्टर्स है। ठीक है, इन कैरेक्टर्स के आधार पर हम बताएंगे कि ये चीज लिविंग है और नॉन लिविंग है। ठीक है, और कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं जैसे लाइफ स्पेन। लिविंग की एक लाइफ एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है निश्चित समय तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वो डेड हो जाएगा। तो जिस समय तक वो जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन। ठीक है, लिविंग का एक लाइफ स्पेन होता है और उसमें मूवमेंट होती है। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये मूवमेंट होती है। ठीक है, अडॉप्टेशन, वो अडॉप्ट कर सकता है चीजों को। और जैसे कोई एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना। ठीक है, और फिर वेरिएशन, उनमें वेरिएशन भी होता है, होमोस्टैसिस भी होती है। ये सब अलग, ये सब और भी कैरेक्टर्स हैं लिविंग के। हम सबसे पहले हम पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब ग्रो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है, इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, दो तरह से ग्रोथ को हम देखते हैं, दो तरह से हम ग्रोथ को देखते हैं। ठीक है, एक होता है इंक्रीज इन मास। किसी भी ऑर्गेनिज्म के मास में अगर इंक्रीज हो रही है, मास इंक्रीज कर रहा है, जैसे किसी का बॉडी वेट बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन नंबर, अगर किसी कोई चीज के नंबर में बढ़ रही, किसी चीज का नंबर बढ़ रहा है तो वो भी ग्रोथ कहलाएगा। नंबर बढ़ना या मास बढ़ना, ये दोनों अगर कोई ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, किसी भी चीज में हो तो वो ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, ये दो ट्विन कैरेक्टर्स हैं। पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, तो आप बताएंगे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दीज आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये चीज याद करनी है। और जो
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम लोग, ठीक है, जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाई जाती है, वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और प्लांट की अगर बात करें, प्लांट में ग्रोथ पूरी लाइफ तक रहती है, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी। प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट में जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उनमें ग्रोथ होती रहेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है ग्रोथ करने की, वो पूरी जिंदगी क्या कहते हैं, ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है। और अनलिमिटेड ग्रोथ या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। प्लांट में अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। अगर एनिमल की बात करें तो उनमें ग्रोथ एक निश्चित समय तक ही रहती है, ठीक है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो 23-24 साल तक सिर्फ ग्रोथ करेगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, लिमिटेड ग्रोथ और डिटर्मिनेट ग्रोथ। एनिमल्स एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, कुछ एज तक ही होती है, उस एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ किसके द्वारा करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रोथ हम बाहर से भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का कल्चर करेंगे, कल्चर करके लैब में कल्चर करके, ठीक है, इनविट्रो, इनविट्रो मतलब बाहर, ठीक है, बाहर अलग से उस ऑर्गेनिज्म का कल्चर करके उसके सेल को हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर एक ही सेल है उसके पास, तो उसके सेल जब डिवाइड करेंगे तो हम उसके सेल को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को हम कंसीडर करें, अगर किसी की बॉडी मास को हम कंसीडर करें कि ग्रोथ है, ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी मास भी हम ग्रोथ में कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकता है। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को हम बताएं, अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को अगर हम कैरेक्टर लें, ग्रोथ का कैरेक्टर से इंक्रीज इन मास भी इंक्रीज इन नंबर है। अगर इंक्रीज इन मास लेंगे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर आ जाएंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे माउंटेन्स, बॉर्डर्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, पहाड़। माउंटेन मतलब पहाड़ की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक कुछ सैंड जमा हुआ है, यहाँ पर सैंड जमा हुआ है, अब इस सैंड के ऊपर थोड़ा और सैंड ला के डाल दिया, थोड़ा और सैंड ला के डाल दिया, खूब सारा सैंड हमने यहाँ पर ला के डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहाड़ बन गया सैंड का, यहाँ पर पहाड़ बन गया, खूब सारा सैंड का पहाड़ बन गया, क्या हो गया, माउंटेन बन गया। माउंटेन को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हो रही है, माउंटेन की ग्रोथ हो रही है। मैंने कहा इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को हम कैरेक्टर लेंगे तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर सैंड, माउंट सैंड मतलब सैंड का इकट्ठा हुआ जगह, ठीक है, जहाँ पर सैंड इकट्ठा होती है, ठीक है। माउंटेन्स की बात करें, वहां पर खूब सारे पत्थर जमा होते रहते हैं, ठीक है, मट्टी जमा होती रहती है, तो क्या कहते हैं, ग्रोथ हो रहा है। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को अगर हम कैरेक्टर लेंगे तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये ग्रोथ कैसे होती है, बाहर से होती है, ठीक है, मतलब बॉडी के ऊपर से हो रही ग्रोथ, बॉडी के ऊपर से। ये माउंटेन है, जैसे ये एक माउंटेन है, इसके ऊपर ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है, मट्टी इकट्ठा होती जा रही है, तो ये ग्रोथ होती जा रही है। तो क्या कहेंगे, एक्सटेंसिंग ग्रोथ, बाहर से ग्रोथ, ऊपर से ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ऊपर से ग्रोथ हो रही है तो उसे कहेंगे एक्सटेंसिंग ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। एक्रीशन, इसे हम इक्रीशन कहते हैं। एक्रीशन मतलब किसी भी चीज के ऊपर ऊपर से चीजों का इकट्ठा होना, ऊपर से चीजों का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा, एक्रीशन कहलाएगा। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ बॉडी के अंदर से होती है। हमारे अंदर ग्रोथ होगी, इंसानों के अंदर ग्रोथ होगी, तो बॉडी के अंदर से ग्रोथ होगी ना, अंदर सेल की संख्या बढ़ेगी, तो वो क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ठीक है। एक कैरेक्टर से एक डिफाइनिंग कैरेक्टर, दो चीजें हैं इसमें, एक चीज समझिए, एक कैरेक्टर से दूसरा डिफाइनिंग कैरेक्टर से। कैरेक्टर वो है जो लिविंग में भी लिविंग में पाए जा रहे हैं, पर उसका कोई एक्सेप्शन उसका एक्सेप्शन है। और डिफाइनिंग का प्रॉपर्टी वो कहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन ना हो, तो वो क्या कहता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि इसका एक्सेप्शन है कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, तो इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। इसलिए इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ठीक है। पहले कैरेक्टर की बात होगी, गिवन कैरेक्टर मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। इंक्रीज इन मास को अगर लेंगे तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ करेगा, इसकी वजह से इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। और दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन भी
रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ की तरह एक कैरेक्टर्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। तो वो क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन, ठीक है। उनमें दो पेरेंट्स, एक या मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स, जो जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, जो बच्चे होंगे वो या तो बच्चों माँ बाप के सिमिलर होंगे, पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, या तो नहीं सिमिलर होंगे, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है वो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। और जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप, तीन टाइप से होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव, ठीक है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, फंजाई में क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये स्पोर बिखर जाएंगे जगह जगह पर और फंजाई दूसरी जगह पर चली जाएगी, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज याद रखिए, फंजाई में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होगा। बडिंग क्या होती है? जैसे ये हाइड्रा का प्लांट है, ये हाइड्रा का प्लांट है, इसमें इस जगह पर एक इस तरह से बड फॉर्मेशन हो जाए, बड का फॉर्मेशन हो जाए, अभी बता रहा हूँ। जैसे ये हाइड्रा का प्लांट है, इसमें इस जगह पर बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जब बड़ा होगा ये, जैसे प्लांट बड़ा होगा और ये बड क्या होगा? बड टूट के अलग हो जाएगा, बड यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, ये बड हो गया, ये बडिंग होगी, बड टूट के अलग हो जाएगा और अपने नए प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ से करने लगेगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बडिंग। इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है बडिंग के द्वारा, ठीक है। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन क्या होता है? जैसे ये प्लेनेरिया का ऑर्गेनिज्म, प्लेनेरिया, इसको अगर यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, जितने भी पार्ट में काटेंगे, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, इतना पार्ट हो गया, तो ये जितना पार्ट नहीं है, जिससे तीन पार्ट में टूटा हुआ है, और जितना पार्ट कटा है वो और नया पार्ट बना लेगा, नया पार्ट अपना जितना गायब है वो उतना पार्ट बना लेगा, बना के ये अलग अलग तीन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसे क्या कहते हैं? ट्रू रीजनरेशन, रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है। फंजाई, फिलामेंटेस, अलगी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इनमें किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एक ऑर्गेनिज्म कई टुकड़े में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये याद कर लीजिए कि इनमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ठीक है। इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। फंजाई, फिलामेंटेशन की प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। अगर हम हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट एनिमल की बात करें, तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। हायर प्लांट और एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनमें कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, एक यूनिसेलुलर अमीबा है, ठीक है। तो उनमें क्या होगा? जो ग्रोथ होगी वो भी सेल डिवीजन के द्वारा होगी, एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होंगे, और रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन के द्वारा ही होगी, रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन के द्वारा। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से। जैसे यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें, अमीबा की बात करें, तो रिप्रोडक्शन ग्रोथ के सिनोनिम से, ठीक है। अब हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जो लिविंग तो है पर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे म्यूल्स की बात करें, म्यूल्स मतलब खच्चर, ठीक है। स्ट्राइल वर्कर बीस, वर्कर बीस होती है जो स्ट्राइल होती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और इनफर्टाइल ह्यूमन के पास ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ये लिविंग तो है पर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया, रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे? तो ये जो चीजें हैं, म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बीस, इनफर्टाइल ह्यूमन के पास, ये रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है, ठीक है। इसलिए रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? कैन नॉट बी डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंग। ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैरेक्टर तो है बट डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब हम थर्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तीसरा कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
हमारी बॉडी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम कोई चीज खाए तो वो अंदर जाके दूसरी चीजों में चेंज होता रहता है, वो डिवाइड मतलब टूटता रहता है, तो वो रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है। इन रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शंस चल रही है, अगर इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। इनको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये भी प्रेजेंट होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, केमिकल्स के बने। हमारी बॉडी किससे बनी, वाटर से बनी है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट से बनी है, तो केमिकल से बनी है। तो इन केमिकल्स की जब हमारी बॉडी बनी हुई है तो इनमें अंदर केमिकल रिएक्शंस भी हो रही होंगी। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो रही है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, सबकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। इन सभी रिएक्शंस का टोटल सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इस कार्ड क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब ये समझ गए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, सभी प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब सब में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो रिएक्शंस हुए इनको बॉडी के बाहर भी सेल फ्री सिस्टम में भी कर सकते हैं। इससे जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती हैं, इन रिएक्शंस को हम लैब में भी कराया जा सकता है, लैब में भी कराया जा सकता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बॉडी के बाहर होती हैं, ठीक है, उनको टेस्ट ट्यूब में कराया जा सकता है। ठीक है, ये जो रिएक्शंस होती है ये ना तो लिविंग रिएक्शंस होगी ना नॉन लिविंग होगी। ठीक है, ये ना ही लिविंग होगी ना ही नॉन लिविंग होगी। इनको ना इन रिएक्शंस को ना हम लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डिफाइनिंग फीचर विदाउट एक्सेप्शन। क्योंकि ये किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इसलिए ये कोई इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर की जाएंगी, बॉडी के बाहर की जाएंगी, लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स नहीं है पर लिविंग रिएक्शन हो सकती है। इनको हम लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते पर इन्हें लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं। लिविंग रिएक्शंस है पर ये लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल के बनी है। अगर कोई भी लिविंग जिसका बॉडी सेल की नहीं बनी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सेल की नहीं बनी है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग। वो क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी सेल की बनी हुई है। ठीक है, तो इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ये फीचर डिफाइनिंग फीचर हो गया, अभी डिफाइनिंग फीचर हो गया। ठीक है, अब तक कितने डिफाइनिंग फीचर हुए। ठीक है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन को छोड़कर बाकी सारे डिफाइनिंग फीचर है। अब फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या कहते हैं, यही जो एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट है इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द ability to sense their surrounding, ठीक है, environment and respond to these environment stimuli which could be physical, chemical और biochemical। यही जो मैंने बताया कि अपने आसपास की चीजों को सेंस करना, जो चीजें हो रही हैं उसको सेंस करना और उसके इसका रिस्पॉन्स करना। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो सब से यूकैरियोट्स तक, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सब सेंस करती है, सब में सेंस होता है और रिस्पॉन्स करती है अपने एनवायरमेंट में जो कुछ हो रहा है आसपास उसका रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, जैसे कहीं पर सूखा आ गया तो जो प्लांट जो जो एनिमल्स पानी में रह रहे हैं तो उस जगह से भाग के दूसरी जगह जाएंगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, उस एनवायरमेंट का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट भी अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स का रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे लाइट अगर कम हुई तो वो फूड कम बनाएंगे, वाटर कम हुआ तब भी फूड कम बनाएंगे, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो भी उसमें से वाटर ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, पोल्यूटेंट्स अगर होंगे आसपास तो फिर प्लांट सही से फूड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या कहते हैं, प्लांट भी अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स का ये सब रिस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट है वो भी लिविंग है। ठीक है, उनमें भी कॉन्शियसनेस पाया जाता है। ठीक है, फोटो पीरियड इफेक्ट मतलब टाइम होता है वो लाइट का टाइम, उसे कहते हैं फोटो पीरियड इफेक्ट। ये प्लांट और एनिमल के
रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। फोटो डिफेक्ट ये प्लांट और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, हम बात करें ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, जो अपने आप से सेल्फ कॉन्शियस है, जो सेल्फ कॉन्शियस है, जो मतलब आसपास की चीजों को सब खुद से पहचान सकता है और वो उसका रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन बींग में सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन है, हमारे पास सेंस ऑर्गन, बाकी के पास सेंस ऑर्गन नहीं, हमारे पास एयर, आई और नोज सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाती है क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है इसको पहचानने कॉन्शियसनेस को, क्योंकि जिससे एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में कि कोई एक पेशेंट है, वो कोमा में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोमा में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको मशीन के द्वारा उसका हार्ट रिप्लेस कर दिया गया और लेंस दोनों रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, पर और उसका ब्रेन भी डेड है। तो वो बताइए वो सेल्फ कॉन्शियस, वो कॉन्शियस होगा कि नहीं होगा? वो उसका कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, उसको हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि उसका हार्ट भी नहीं है, उसका लंग भी नहीं है। ठीक है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, वो ना ही लिविंग होगा ना ही नॉन लिविंग होगा, वो ना ही लिविंग होगा ना ही नॉन लिविंग होगा। टू कंसीडर टू बी लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, अब हम इंटरेक्शन की बात करें, इंटरेक्शन भी कैरेक्टर्स ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे अब हम बात करें हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। सेल किससे बने हुए हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जो सेल की प्रॉपर्टी, जो माइक्रो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी वो सेल्स में नहीं जाएगी। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है, तो सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेल में नहीं जाएगी, सेल की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरेक्शन। और जो सेल से मिलकर क्या बने हैं, टिश्यू, तो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेल में प्रेजेंट नहीं होगी और सेल की जो प्रॉपर्टी होगी वो टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, पर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मतलब जोड़ना। ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये जुड़ कर क्या बनाए, टिश्यू। बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने क्या बनाए, सेल्स। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द सेल। टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल इज नॉट प्रेजेंट इन द माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल में नहीं प्रेजेंट होंगे सेल की प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे क्या, ये क्या कहलाता है, अराइजिंग। ये कहलाता है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमर्जिंग प्रॉपर्टी एट द हायर लेवल, मतलब इंटरेक्शन से नई चीज बनेगी। इंटरेक्शन से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बने, सेल का फॉर्मेशन करे, तो उनमें नए प्रॉपर्टी आएंगी, उनमें उनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक है, पहले की प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी चेंज होगी, पुरानी प्रॉपर्टी वो नहीं आएगी उसमें। ठीक है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से हम ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या कर, ये किसके द्वारा होता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी दोनों सब में अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकता है, सेल्फ रेगुलेशन भी कर सकता है और इंटरेक्शन भी कर सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स भी कर सकता है। ठीक है, अब बायोलॉजी, स्टोरी ऑफ लिविंग। बायोलॉजी का मतलब अब हम लिविंग के बारे में जान गए, तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी यही है, लिविंग की स्टडी करना, लाइफ की स्टडी करना, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लाइफ है उसके बारे में स्टडी करना। स्टोरी उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुए एक दूसरे से, जैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ये सब इवोल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, कैसे एक इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारे ऑर्गेनिज्म चेंज कैसे हुए। ठीक है, तो उसके बारे में बायोलॉजी बताती है। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी पास्ट पुराने जमाने में थे और अभी भी जितने प्रेजेंट है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड कैसे है, सब में एक ही जेनेटिक मटेरियल है, एक ही जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सब में एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो
कम या ज़्यादा, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, पर जेनेटिक मटेरियल सब में प्रेजेंट है। इससे पता चलता है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब में जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम कैरेक्टर्स को हम दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन लिविंग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है, एक है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, दूसरा है डिफाइनिंग कैरेक्टर। ठीक है, ये चीज पूछाएगा डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन से, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो नॉन डिफाइनिंग में सिर्फ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आएंगे, और बाकी जो चार है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इंटरेक्शन, ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर आएंगे, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होंगे। थैंक यू।